हेलो नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे। आप देख रहे हैं प्रेप साथी, हम हैं आपके सच्चे शिक्षा साथी। नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। आज का हमारा ये टॉपिक है कि आप लोग जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा देने जा रहे हैं मेंस की, जिसमें एक पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है अलग से, जो सभी विद्यार्थियों को करना अनिवार्य है। इसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी लगातार संशय के घेरे में है। इसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आधे घंटे से 45 मिनट का ये वीडियो हो सकता है। इस आधे घंटे में आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके लिए आपको पीवाईक्यू कैसे प्राप्त होगा और कैसे आप मुझसे जुड़ करके इसकी तैयारी को बहुत आसान बना सकते हैं। क्योंकि लगातार यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में और जीआईसी में ये जो मुख्य परीक्षा इंट्रोड्यूस हुई है पहली बार है। इसके पहले जीआईसी केवल एकल परीक्षा के रूप में देखी जाती थी, एक दिवसीय वनडे एग्जाम के रूप में देखा जाता था। अब ये परीक्षा द्विस्तरीय यानी प्रीलिम्स और मेंस के रूप में देखा जाने लग गया है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे पढ़ना है और कुछ एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाऊंगा कि कैसे सारांश को हल किया जाता है, कैसे गद्यखंड को पढ़ना चाहिए, उसके प्रश्नों के उत्तर को किस प्रकार से समेटा जाता है, लिखने का सही रोड मैप क्या होगा, लिखने की सही स्ट्रेटजी तरीका क्या होगा, संक्षेपण क्या होता है, निबंध को किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, और कुछ न्यूज आपको मैं दूंगा। सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। 30 डेज की कंप्लीट स्ट्रेटजी आपके सामने मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो बच्चे जीआईसी मेंस देने जा रहे हैं उन सब के लिए ये कंप्लीट रोड मैप लेकर के मैं आया हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो आपका पूरा ये सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। इस पूरे के पूरे सिलेबस में बताया गया है कि ये लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें पहला प्रश्न पत्र सबके लिए कॉमन है, परंपरागत रूप से इसमें सामान्य हिंदी और निबंध पूछे जाएंगे, और दूसरा आपका वैकल्पिक विषय होगा। वैकल्पिक विषय के रूप में कुछ विद्यार्थियों का हिंदी हो सकता है, किसी का संस्कृत, किसी का इतिहास, किसी का भूगोल, किसी का अर्थशास्त्र, अलग अलग विषय हो सकते हैं। आपका जो पेपर 1 है ये कॉमन है सबके लिए, जिसको आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है, जिसके एवज में आपको 100 नंबर मिलेंगे। जो आपका सब्जेक्टिव है इसमें आपको 300 नंबर का पेपर किया गया है, 3 घंटे का पेपर है ये। अब इस 100 नंबर में मैक्सिमम कितने नंबर लाए जा सकते हैं? तो इसमें 80 अंक बटोरे जा सकते हैं मैक्सिमम। इससे ज्यादा नंबर लाना लगभग असंभव के समान है। इसमें लगभग 80 नंबर लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है जरा इस पर बात किया जाएगा। इसके पूरे सिलेबस को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये प्रथम प्रश्न पत्र को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। यानी इसका एक प्रथम खंड है और एक द्वितीय खंड है। अगर प्रथम खंड को देखेंगे तो वो 50 अंक में, मानी ये 100 नंबर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 इज फॉर 50 नंबर्स एंड पार्ट 2 इज फॉर 50 नंबर्स। पार्ट 1 की बात करेंगे तो इसमें अपठित गद्यांश का संक्षेपण आपको लिखना है। अब संक्षेपण क्या होता है उस पर बात होगी। इसी गद्यखंड से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ रेखांकित अंश होंगे, उसकी व्याख्या करिए और उसका शीर्षक चुनिए। ये सेम चीज आपको कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, उस पर भी अभी बात करते हैं। अनेकार्थी शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, तत्सम तद्भव पढ़ना है, क्षेत्रीय भाषाएं, विदेशी भाषाएं पढ़ना है, शब्द भंडार आपका अच्छा होना चाहिए, वर्तनी तैयार करनी है, अर्थबोध और शब्द रूप तैयार करना है, संधि आनी चाहिए, समास आना चाहिए, क्रिया का पता होना चाहिए, हिंदी वर्णमाला के प्रश्न आपको पता होने चाहिए, विराम चिन्ह आना चाहिए, शब्द रचना आनी चाहिए, वाक्य रचना आनी चाहिए, अर्थबोध होना चाहिए, मुहावरे और लोकोक्तियां तैयार हों, और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पूछ लेगा कि पूर्वी बोली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन सी बोलियां आती हैं, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं, और हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली जो भी अशुद्धियां हैं उसके संदर्भ में प्रश्न होंगे। अगर इस पूरे टॉपिक को गौर करें तो ये किससे मिलता जुलता है इस पर अभी चर्चा होगी। और ये पूरा पार्ट 2 है। मैं पार्ट 1 पर पहले बात करूंगा फिर पार्ट 2 पर चलूंगा। अगर आप पार्ट 1 को देखें तो अपठित गद्यखंड है, प्रेसी राइटिंग है जिसको संक्षेपण कहा जाता है, शीर्षक लेखन है, पर्याय है, विलोम है, तत्सम तद्भव है, अनेकार्थी शब्द हैं, विदेशी शब्द है और वर्तनी है। अगर इसके व्याकरण के खंड को देखा जाए तो हमारा व्याकरण का खंड जो है यहां से लेके यहां तक ये व्याकरणिक कोटि का खंड है, यह व्याकरण के अंतर्गत आता है। ये पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपके पास 2 पुस्तकें, या तो हरदेव बाहरी अगर आपके पास है तो काम कर जाएगी, ये सारे चैप्टर आप वहां से तैयार कर लीजिए, हरदेव बाहरी, या फिर आपके पास कोई भी अन्य पुस्तक होते। ऑथेंटिक पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो हरदेव बाहरी एक ऑथेंटिक पुस्तक है, ठीक है, हिंदी व्याकरण के लिए। अन्यथा आपके पास एक पुस्तक होनी चाहिए आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ये किताब मेरे सामने रखी हुई है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब है।
ये आप इनको देख सकते हैं, ये देख लीजिए, वासुदेव नंदन प्रसाद की आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये दोनों किताब अब अगर आप मिला के पढ़ लें, आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना वासुदेव नंदन प्रसाद की है। वासुदेव नंदन प्रसाद। अब गौर से सुनिए, अब अगर इसको तैयार करने के लिए चूंकि आपके पास समय बहुत कम है तो आपको पकी पकाई खीर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरा नंबर है 9451178276। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, अपना नाम लिख करके कि आपका नाम फलाने हैं, और साथ में आपको इसके लिए पेड ग्रुप ज्वाइन करना है। क्या ज्वाइन करना है, पेड ग्रुप ज्वाइन करना है। तो हम एक पेड ग्रुप चलाएंगे जिसमें 30 डेज के लिए हम ये ग्रुप चलाएंगे और ये सारी चीजें आपको तैयार करवाएंगे उसके माध्यम से। अब जरा गौर से सुनिएगा, प्रेसी राइटिंग अपठित गद्य खंड शीर्षक चयन, ये कैसे तैयार होगा। व्याकरण के खंड मैंने बता दिए, जो बच्चे अपने आप पढ़ना चाहते हैं वो हरदेव बाहरी जी की किताब और आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद के सहारे आप वर्तनी सीख सकते हैं, विदेशी शब्द सीख सकते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे सवाल पूछेगा कि शराब पीने वाले प्याले को क्या कहा जाता है, जो चषक कहा जाता है ना। जिसका विवाह हो चुका हो उसके लिए क्या शब्द वाक्यांश में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ, घुघराले बालों वाली महिला के लिए एक शब्द बताइए। जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए क्या शब्द बताइए। जिसका पति परदेश जाने वाला हो उसके लिए एक शब्द बताइए। खाने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या कहा जाता है ना। वह स्त्री जो परपति या पर पुरुष से प्रेम करती हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अब ये सारा का सारा जो कंटेंट आपको पढ़ना है व्याकरण का, इसका स्तर क्या होना चाहिए, इसका स्तर RO ARO की परीक्षा जो कि लोक सेवा आयोग ही कंडक्ट कराता है उस स्तर का होना चाहिए, या तो BEO के स्तर का होना चाहिए जिसको लोक सेवा आयोग ही कंडक्ट कराता है, या तो UP PCS के प्रीलिम्स अथवा मेंस के, प्रीलिम्स में CSAT के स्तर का अथवा मेंस के स्तर का होना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको कहां मिलेगा, तो ये इन जगहों पर मिलेगा। जैसे पर्यायवाची पूछेगा तो RO के स्तर की पर्यायवाची, आप इसके लिए क्या करिए, RO के मेंस की ओर कूच करिए, जरा देखिए RO के मेंस में किस स्तर की पर्यायवाची पूछी जा रही है। विलोम के लिए RO का प्रीलिम्स और मेंस का पेपर देखिए, आपको विलोम का स्तर पता चल जाएगा। तत्सम तद्भव के लिए आप RO के प्रीलिम्स और मेंस की ओर देखिए, और साथ में वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए भी आप RO का प्रीलिम्स और मेंस देखिए। विदेशी भाषाओं के शब्द के लिए आप CSAT का सवाल थोड़ा सा देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि विदेशी भाषा के शब्द कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे पूछेगा गमला किस भाषा का शब्द है, आल्पीन किस भाषा का शब्द है, बंदूक किस भाषा का शब्द है, कलम किस भाषा का शब्द है, महिला किस भाषा का शब्द है, ठीक है। हाँ, कैंची किस भाषा का शब्द है, झम्पान किस भाषा का शब्द है, अंगूर किस भाषा का शब्द है। तो ऐसे शब्दों को विदेशी भाषा के शब्द कहे जाते हैं। एक देशज शब्द होता है, एक विदेशज शब्द होता है। आंचलिक क्षेत्र में, अपने ग्रामीण क्षेत्र के कुछ निश्चित इलाकों में बोले जाने वाले शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं, और अन्य भाषाओं के वे शब्द जिनको हम उधार में लेकर के हिंदी भाषा में प्रयोग में ले रहे हैं उनको विदेशी भाषा का शब्द कहा जाता है। तो ये विदेशी भाषा के शब्द आपसे पूछे जाएंगे। साथ में वर्तनी, वर्तनी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर कुछ वर्तनी के एग्जांपल्स आपको सेट करके दूं जिससे आपको आइडिया लगेगा। जैसे एक शब्द है अतिशय, धन उक्ति से मिलकर के बना है। अक्सर बच्चे इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, बहुत गलत लेखन करते हैं इसका, और जानकारी भी नहीं प्राप्त करना चाहते। अतिशयोक्ति शब्द को जब लिखा जाएगा तो अतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाता है, इसमें जो स है ये पूरा लिखा जाएगा क्योंकि पूरे स से बना भी है, और हम लोग ये शुद्ध है। देखिए ये वर्तनी में ये दोष लगा हुआ था। आप लोग इसको कैसे लिखते थे, तो अतिशयोक्ति में ऐसे आधा लिखा करते थे जो कि गलत था। ऐसे एक शब्द और आप लगातार गलत लिखते हैं, जैसे महत्व अगर आपको कहा जाए लिखिए तो आप महत्व ऐसे लिख करके खत्म कर देंगे जो कि पूर्ण रूपेण गलत है। अब इसको कैसे निर्मित कैसे हुआ है, तो महत धन त्व से मिलकर के बना है, जिससे कि ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर दो ता आया है। एक देखिए हलंत लगा हुआ है, आधा ता, और एक बाद में आधा ता। ये दोनों आधा ता लिखने के लिए ये व्यवस्था हिंदी में प्रचलित है। तो ये आपका महत्व हो जाएगा, महत्व लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए था। ऐसे ही और देख लीजिए, जैसे मैं आपसे कहूं तत्व लिख दीजिए तो आप ऐसे लिख करके फुर्सत हो जाएंगे, जो कि गलत है। तत् धन त्व से मिलकर के बना हुआ है और ये आपका तत्व हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही न जाने शब्द कितने सारे हम लोग लिखते हैं जो गलत लिखते हैं। जैसे विराट कहा जाए लिख दीजिए तो ऐसे लिख देंगे, जो कि गलत है। विराट शब्द का प्रयोग किए जाने के लिए टा में हलंत लगना चाहिए, विराट शब्द होता है। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि द्वंद्व लिख दीजिए तो आप द्वंद्व ऐसे लिख करके फुर्सत हो जाएंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये द्वंद्व का प्रयोग कुछ इस प्रकार से किया जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया। तो ऐसे ही बहुत सारे अशुद्ध शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं, जो कि हमको इसका आइडिया कहाँ से लेना चाहिए मैंने आपको बताया। आप आरओ का प्रश्न पत्र उठाइए, वहां से आपको सबसे सटीक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि लंबे समय से मुझे आरओ पढ़ाने का अनुभव है, तो मेरी टिप पर सारी चीजें हैं। लगातार अभ्यास से, चूंकि 12 साल लगभग मुझे पढ़ाते हुए हो गए, 10-12 साल हो गए, और इन बीच में जो मेरी कक्षाएं हैं वो आप लोग लगातार देखते रहते होंगे। ये तो हमारा बनाया हुआ नया चैनल है, बाकी हम कई चैनलों पर आपने मुझे देखा होगा, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन ये मेरा अपना खुद का चैनल है, आपका अपना चैनल है, जिस पर हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर ये वीडियोस बनाते हैं, जहाँ पर हम आपकी समस्याओं का निदान कर सकें, है ना। तो ये इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पे तैयार करने हैं विलोम शब्द के लिए, वर्तनी शुद्धि के लिए। अब ये सारी चीजें आपको तैयार करने के लिए मैंने फ्री वाला मामला भी बता दिया, और एक 30 दिन का पेड ग्रुप हम चला रहे हैं, जिसमें कुछ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जहां पर हम ये सारी चीजें खुद अपनी हैंड रिटेन या अपना खुद का कंटेंट भेजेंगे कि आप इतना ही तैयार करिए। जैसे विलोम में केवल 100-150 विलोम, 200 विलोम तैयार करवाऊंगा, उतने में ही आपका सब तैयार हो जाएगा। उतना ही तत्सम तद्भव, उतना ही वाक्यांश, उतना ही विदेशी शब्द, और उतना ही वर्तनी, उतना ही पर्यायवाची तैयार करना है जितना हम आपको ग्रुप में देंगे। और उसी पर आपका प्रॉपर क्या कर लिया करेंगे, एक जूम मीटिंग ज्वाइन कर लिया करेंगे, और जूम मीटिंग के तहत हम आपसे डिस्कशन कर लिया करेंगे। बस इतना ही करना है इसमें। अच्छा, शीर्षक, लेखन, संक्षेपण और अपठित गद्यखंड पर भी अभी हमारी बातचीत होगी। इसको कहां से उठाया जाए साहब, और क्या क्या पढ़ना है, देखिए कहां से पढ़ना है ये भी समझिए। विराम चिन्ह की बात की जा रही है, तो विराम चिन्ह के लिए जो सबसे अच्छी किताब आपको पढ़नी चाहिए, ये दोनों किताब तो मैंने बताई, लेकिन आचार्य कामता प्रसाद गुरु की किताब अगर किसी के पास मिल जाए, आचार्य कामता प्रसाद गुरु की किताब अगर कहीं से मिल जाए, तो आप विराम चिन्ह यहां से देखिएगा। विराम चिन्ह के सारे डाउट आपके इनकी किताब से क्लियर हो जाएंगे। वाक्य रचना, इसके लिए मैं पूरा का पूरा यूट्यूब पर एक वीडियो बना दूंगा, तो इसको आप वाइटिस तैयार कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो मैं बना करके आपको दे दूंगा, तो वाक्य रचना आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्रिया भी मैं फ्री में पढ़ा दूंगा, संधि मैं यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूं, आप जा करके आराम से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं मैं ये भी बता दे रहा हूं। जैसे आप गूगल पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, जैसे ही आप यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब पर यहां से जा करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा क्या, प्रेप साथी। प्रेप साथी चैनल सर्च करिएगा। जब आप चैनल सर्च करेंगे तो ये देखिए हमारा चैनल आ गया है, इस पे प्रेप साथी पे जाइएगा। इस चैनल पर जब आप जाएंगे तो वीडियोस के सेक्शन में जाइएगा। वीडियोस के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर संधि करा रखी है। ये देखिए, अगर हिंदी के विद्यार्थी हैं तो कौन सी किताब कैसे पढ़नी है वो यहाँ से देख लीजिएगा। अपठित गद्यखंड के बारे में मेरी एक छोटी सी वीडियो है, जो आपको सारांश लेखन और संक्षेपण लेखन के बीच में अंतर स्पष्ट कर देगी, यहाँ से देख लीजिएगा। निबंध के लिए ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, और संधि मैंने यहाँ पर कराया है, जा करके एक बार देखिएगा तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, आपका सारा का सारा डाउट हम क्लियर कर देंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए। और बेस्ट बुक के लिए ये वाली किताब देख लीजिएगा, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताबों के लिए हिंदी में सहारा लिया जा सकता है, वो आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। अब आ जाइए, फिर से पीछे चलते हैं। हमने बता दिया संधि क्लियर हो जाएगी। समाज के लिए भी ऐसे ही मैं एक वीडियो बना दूंगा, जो वाईटी से यानी यूट्यूब से आपको क्लियर मिल जाएगा। इसके लिए कोई बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सब पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, शब्द रूप अब आपको तैयार करना है। अब क्या ये शब्द रूप सर संस्कृत वाला है? नहीं, शब्द रूप का मतलब यहाँ पर किस प्रकार से लिया जाएगा वो प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। अशुद्धि शोधन, एक वाक्य देगा, जैसे कहा जाए कि अनेकों लोग नदी में बह गए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनेक शब्द पहले से बहुवचन है, इसके लिए अनेकों करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये पहले से बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द यहाँ पर गलत लिखे जाते हैं, जो कि एक वाक्य में गलती के रूप में होते हैं, जिसको पकड़ करके आपको शुद्ध करना होता है। इसके लिए भी हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप लोग उसको जा करके देखिएगा इसी चैनल पर, तो सारी चीजें पता चल जाएंगी। मुहावरे कहाँ से पढ़ें? इसके लिए आरओ की मुख्य परीक्षा का सहारा लीजिएगा, और साथ ही साथ इसका आप कंटेंट देखना चाहते हैं तो यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए, यूपी पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होती है ना, मेंस एग्जामिनेशन होती है सामान्य हिंदी और आलेखन की, उस परीक्षा में 30 नंबर के लिए, 30 अंक के लिए 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं हर साल के। तो अगर आप 5 ईयर का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सारा प्रॉब्लम
मुहावरे और लोकोक्तियों का सॉल्व हो जाता है। हम अपने पेड ग्रुप में ये भी चीज करवा रहे हैं पूरी तरह से कि इसको कैसे इसका अर्थ लेना है, कैसे इसको वाक्य रचना में तैयार करना है। अब आ जाइए आगे, ये तो व्याकरण का पूरा खंड हो गया, इसके लिए किताबें पता चल गई। अब इधर आ जाइए, अब आपको ये जानना है कि सर गद्यांश गद्यखंड से संदर्भित बातें कैसे किया जाए, कैसे पढ़ना है ये तो मैं बताऊंगा। पहले गद्यखंड पर आ जाइए, चलते हैं। देखिए गद्यखंड के सवाल कैसे होंगे। ये एक प्रश्न पत्र है आपके सामने कि निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर करिए। हमारा सांसारिक जीवन एक न एक दिन खत्म होगा ही, लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारी देह एक मसाल है जो निरंतर संसार को, समाज को आलोकित कर उसका मार्गदर्शन कर सकती है। यानी हमारा जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। समाज के लिए हमें एक कर्मठ और ओजस्वी जीवन का अभिलाषी होना चाहिए। हमें असहाय निर्बलों का संबल बनना चाहिए। हमारा संपूर्ण सांसारिक जीवन किसी उत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यतीत होना चाहिए कि हम इस संसार से जाएं तो लोग हमें स्मरण कर सकें। हमारे जीवन का लक्ष्य सत्कर्म है और सत्कर्म हमारी देह के माध्यम से ही हो सकता है। हम हमारे कार्यों को अपनी देह के संचालन के द्वारा ही संपादित करते हैं। यदि हमारे कार्य इतने संकीर्ण हो कि केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हो तो फिर देह हमारे घर में जल रहे एक दीपक की तरह ही होगा, जिसके प्रकाश का लाभ हमें ही मिलेगा। जैसे अगर घर के अंदर कोई दीपक जलाया जाए तो उसके प्रकाश से बहुत दूर तक प्रकाश नहीं फैल सकता, वह एक निश्चित शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही, छोटे समय के लिए और छोटे इलाके तक ही अपने प्रकाश से किसी को प्रकाशित कर सकेगा, है ना। भले कहा गया है कि एक नन्हा सा दिया बेहतर है अंधेरे से, तो अंधेरे से तो बेहतर कर देगा, लेकिन वह बहुत सारे लोगों तक अपना प्रकाश नहीं फैला पाएगा। यानी कि लाभ की जो सीमा है वह बहुत क्षणिक होगी और बहुत कम लोगों तक पहुंच पाएगी। कह रहे हैं किंतु यह यदि हम लोकहित के कार्यों में संलग्न हैं तो समझिए कि हमारी देह एक मसाल की तरह है। अगर हम लोकहित यानी समाज के हित के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हमारी देह कैसे काम करेगी? एक मसाल की तरह काम करेगी जो कभी नहीं बुझ सकती। एक व्यक्ति अगर उस मसाल को लेकर के थक चुका है तो दूसरे व्यक्ति को थमा देगा। यानी एक व्यक्ति का प्रकाश दूसरे व्यक्ति तक जाएगा और उस प्रकाश से कई लोग प्रकाशित होते चले जाएंगे। यानी मसाल की वो ताकत है जो दूसरों में भी उत्साह भर सकती है, अन्य मसालों को आमंत्रित कर सकती है और अन्याय उत्पीड़न रूपी अंधकार में विरोध का, आजादी का और नए परिवर्तन का प्रकाश फैला सकती है। जब हम किसी गद्यखंड को पढ़ें तो हमें क्या आत्मसात करना चाहिए? सबसे पहला काम कि गद्यखंड को कम से कम 2-3 बार पढ़ करके आत्मसात कर लेना चाहिए। पहला स्टेप तो यह है कि गद्यखंड को 2-3 बार पढ़ें और पढ़ने के दौरान गद्यखंड क्या अर्थबोध कराना चाहता है, किस संदर्भ में लिखा गया है, हम उसके संदर्भ को ग्रहण करते हुए किस अर्थबोध की ओर वह इशारा कर रहा है वो समझ लें। यानी अगर हम मंतव्य भाप लेते हैं गद्यखंड का कि किस प्रकार के मंतव्य के साथ किस प्रकार के संदर्भ में कैसा अर्थबोध कराने के लिए यह गद्यखंड आया हुआ है, तो हम अपने मन में एक भूमिका तैयार कर लेते हैं। उसी भूमिका के आधार पर गद्यखंड पर जो भी उत्तर किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि वह हमेशा अपने शब्दों में किए जाते हैं। ध्यान रखेंगे कि ये हमेशा अपने शब्दों में होने चाहिए, ना कि उसे कॉपी पेस्ट किया जाना चाहिए कि कहीं से कोई लाइन उठा करके लिख दिया गया, कहीं से कोई लाइन उठा के लिख दिया गया। जैसे अगर आपसे पूछा जाए गद्यखंड का आशय अपने शब्दों में बताइए, तो आशय का मतलब यह हुआ कि इस गद्यखंड से आप क्या समझते हैं, आपने क्या समझा। यानी यह प्रश्न पूछने का अर्थ ही यही हुआ कि आप इसके अर्थबोध, इसके मंतव्य, इसके गणित को समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। अगर आप समझ गए हैं तो उसको अपने शब्दों में लिखिए। और आशय लिखने का जो तरीका होता है वह कितने शब्दों तक जाना चाहिए, तो हमेशा गौर करिएगा। एक कॉपी में जैसे आप अपनी कॉपी लिख रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता होगा कि आंसर राइटिंग की कॉपियां किस तरीके की होती है और कैसे उसको जांचा जाता है। यह लंबाई में थोड़ा कम और चौड़ाई में थोड़ी ज्यादा होती है, ऐसा समझिएगा। जैसे हमारे पास कोई कॉपी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे सामने कॉपी रखी हुई है। अब इसको कैसे आकलन किया जाता है इसका मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए ये कॉपी है आपकी, तो ये जो आपको एग्जाम में जो कॉपी मिलेगी वो कुछ ऐसी ही होगी। सादे पन्ने वाली कॉपी लोक सेवा आयोग देता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। उसकी जो चौड़ाई होती है ना, ये चीज, ये वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, इससे 2 अंगुल ज्यादा, और ये जो लंबाई होती है इससे 2 अंगुल कम होती है। समझ गए ना, ये कॉपी है आपकी। अब इस कॉपी में आप समझते चलिए कि कैसी कॉपी मिलेगी, कैसे लिखना होगा।
देखिए इस कॉपी में जो भी कुछ आप लिखेंगे वो जो आप ऐसे ऐसे लिखते हैं, एक आइडियल कॉपी किसको माना जाता है, और एक आप ये लाइनें लिखते हैं, ये तो आपका एक शब्द हो गया, दो शब्द, 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहां पर आपको 9 शब्द, 7 से 9 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना है। यानी एक पंक्ति में हम कितने शब्द लिख सकते हैं, तो 7 से 9 शब्द लिख सकते हैं। लिखने को तो आप 20 शब्द लिख दीजिए, आपका मर्जी, लेकिन एक आइडियल कॉपी किसको माना जाता है, नंबर ज्यादा किसको मिलेगा, जो 7 से 9 शब्द, यानी मिनिमम 7 रखिएगा, मैक्सिमम 9 रखिएगा। ये अब उसमें क्या क्या जोड़ना है, सब जोड़ लेना है, पूर्ण विराम को छोड़ करके, विराम चिन्ह को जो छोड़कर सब जोड़ लेना है, यानी है, में, तथा, अब जो भी आपने लिखा है सब जोड़ लेना है। फिर उसके बाद कितनी पंक्तियां लिख सकते हैं, यानी कितनी लाइनें लिख सकते हैं, तो कहा जाता है कि 7 से 9 शब्द और 11 से 15 पंक्तियां आप लिख सकते हैं। कितनी पंक्तियां, तो 11 से 15 पंक्तियां आप लिख सकते हैं। यानी एक कॉपी में अगर आपने 11 पंक्तियां लिखी हैं और 7 शब्द लिखे हैं, तो 77 शब्द मिनिमम से लेकर के कितना, अगर 15 नवैया, तो यानी कि लगभग आप 100 शब्द, 80 से 100 शब्द जो है, एक आइडियल कॉपी में कितना शब्द होता है, 80 से 100 शब्द होता है। कितना होता है, 80 से 100 शब्द होता है। यही चीज निबंध पे लागू होता है। अगर आपको 1000 शब्द का निबंध लिखना है, ये कहा गया है कि लगभग 1000 शब्द का निबंध आपको लिख करके दिखाना है, तो आपको कितने पेज लगेंगे, 10 पेज लगेंगे। कितने पेज लगेंगे, 10 पेज लगेंगे। ये लगभग 10 पेज है, यानी कि इसको आप 9 से 10 या फिर 9 से 11 तक मान के चलिए, ठीक है, 9 से 10 या 9 से 11। और अगर आप जो है, ये 11 इसलिए किया गया है कि किसी पेज में आप 80 शब्द ही लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा लग जाएगा। और अगर किसी जगह पर अगर एग्जामिनर ने कहा है कि 1000 शब्द लिखने हैं, तो कितना लिखा जा सकता है सर, कुछ कम ज़्यादा चलेगा, तो +-50 चलता है, या तो आप 950 से 1050 तक लिख सकते हैं शब्द सीमा में। अगर निबंध की बात करें तभी ये नियम लागू तभी होता है जब निबंध लिखा जा रहा है, तभी +-50 चलता है, ठीक है, ये नियम चलता है +-50 का। समझ में आ गया। तो ये आइडियल कॉपी होती है। बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप कितना लेके जा रहे हैं। अगर आपका रेशियो इसी के इर्द गिर्द है, 100 की जगह 105 110 जा रहा है, चलेगा। कापी जो एग्जामिनर, आपको लगता है कि एग्जामिनर कैसे जान जाता है कि मैंने कितने शब्द लिखे हैं, तो यही ट्रिक यूज करते हैं कि कितने शब्द लिखे गए हैं, कितनी पंक्तियां लिखी गई हैं, इसी के आधार पर वो आकलन कर लेते हैं कि आपने क्या लिखा है और कितना लिखा है। तो ये किसी भी गद्यखंड से हमको क्या समझना है, ये समझ में आ गया। अब जैसे इसको हमने अगर बढ़िया से पढ़ लिया है, तो इसका आशय लिखेंगे कैसे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो देखिए हमने इसका आशय लिखने का प्रयास किया है। लिखने के लिए एक फॉर्मेट का चुनाव किया जाता है। वो फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है कि हम इस तरह से क नंबर डालेंगे, प्रश्नोत्तर क्रमांक फलाना क, प्रस्तुत गद्यखंड में या गद्यांश में लेखक मानव जीवन की सार्थकता, उसके सामाजिक उत्तरदायित्व पर प्रकाश डालता है। लेखक के अनुसार मनुष्य का सांसारिक जीवन कैसा है, नश्वर है, किंतु उसके श्रेष्ठ कर्म और आदर्श समाज में लंबे समय तक स्मरणीय बने रहते हैं। देखिए मैंने एक भी शब्द वहां से कॉपी नहीं किया है। आप बिल्कुल आशय का ये कतई मतलब मत निकालिएगा कि आशय लिखने का मतलब हुआ कि हम वहां से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कदापि नहीं। आपको उसके भाव समझने हैं और अपनी भाषा शैली में, अपने शब्दों में, और वो शब्द इतने हल्के भी ना हो कि परीक्षा को बांध ना सके, वो इतने महनीय होने चाहिए। यानी कहा जाता है शब्द ब्रह्म है, तो आपको उसको ऐसे बांधना है कि परीक्षा का आपके शब्दों में बहता चला जाए और उसे ये समझ में ही ना आए कि वो कब आपको पूरा पढ़ ले गया और आपको आपके मन मुताबिक नंबर देता जाए। तो मनुष्य का सांसारिक जीवन नश्वर है, किंतु उसके श्रेष्ठ कर्म और आदर्श समाज में लंबे समय तक स्मरणीय बने रहते हैं। मनुष्य को केवल अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे समाज, राष्ट्र और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करना चाहिए। भाई लेखक ने मानव देह की तुलना किससे किया है, मशाल से किया है। जिस प्रकार मशाल स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश प्रदान करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन के माध्यम से समाज को दिशा देना, प्रेरणा देना, मार्गदर्शन देना चाहिए। अगर व्यक्ति केवल अपने हित की चिंता करता है तो उसका जीवन एक साधारण दीपक की भांति होगा। यही तुलना किया गया था ना कि अगर एक बंद कमरे में एक दीपक जल रहा है तो वह बहुत लोगों तक प्रकाश नहीं फैला पाएगा, वह केवल एक सीमित स्थान तक प्रकाशित कर पाएगा लोगों को। तो जो व्यक्ति बहुत स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है वह किस टाइप का होता है, बंद कमरे में जलते हुए दीपक के समान होता है, बहुत सीमित होता है। लेकिन जब वही लोकहित और सेवा और परोपकार के कार्यों में संलग्न होता है तो उसका जीवन कैसा बन जाता है, मशाल की तरह बन जाता है, स्वयं जलकर दूसरों को दीप्त करने का प्रयास करता है, अनेक लोगों तक जीवन को आलोकित करता है।
यानी गद्यांश का जो मूल संदेश है वो ये है, जब आप लिख लीजिए तो पैराग्राफ चेंज करिए, फिर लिखिए कि अतः गद्यांश का मूल संदेश या मूल भाव यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य का जीवन सत्कर्म हेतु, लोक सेवा हेतु, परोपकार हेतु और समाज के उत्थान के लिए समर्पित होना चाहिए। ऐसे कर्म ही मनुष्य को मृत्यु के बाद भी लोगों की स्मृतियों में जीवित रखते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन और मार्ग को प्रशस्त करते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि चूंकि मुझे बहुत लंबा अनुभव है यूपी पीसीएस पढ़ाने का, लंबे समय से आप लोग मुझे यूपी पीसीएस में देख रहे हैं और मैं यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में लगातार पढ़ा रहा हूं। मुख्य परीक्षा पढ़ाने का बहुत विशेष अनुभव है, तो मुझे ये भी पता है कि कॉपी कैसे चेक होती है, मुझे ये भी पता है कि प्रश्न पत्र के निर्माण में क्या भूमिका अदा की जाती है, किन चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये सारी प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे से मैं तैयार करवा सकता हूँ। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहीं से आपको सारी चीज़ें, देखिए वीडियो के फॉर्मेट में मैं सारी चीज़ें निःशुल्क, और रही बात तैयारी कराने की, जैसे जो बच्चे 1 महीने तक लगातार निरंतर प्रयास करके तैयारी करना चाहते हैं, तो हम एक पेड ग्रुप के लिए मैंने विचार किया है कि क्लासेस के लिए हम कोई पैसा नहीं लेंगे, हमारी क्लासेस सारी फ्री होंगी, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देंगे। सारी चीज़ें जो पढ़ने का विषय है वह फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हम आपको कंटेंट के लिए और तैयारी करवाने के लिए और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए एक पेड ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं। उस पेड ग्रुप में जुड़ने का क्या तरीका है वो मैंने वीडियो के अंत में बताया हुआ है, वहां तक आप वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये गद्यांश का मूल भाव आपने बता दिया। अब इस सवाल का एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। अब दूसरा सवाल देखिए, अब इसी तरह से आपको भी एग्जाम में पूछा जाएगा जीआईसी में कि जीवन निष्प्रयोज्य क्यों नहीं होना चाहिए भैया, इसका क्या अभिप्राय है। अब जब तक आपने इसको पूरी तरह से पढ़ के आत्मसात नहीं किया होगा उत्तर नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैंने इसका उत्तर करने का प्रयास किया है कि जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए, क्या मतलब है इसका। भैया जीवन निष्प्रयोज्य इसलिए नहीं होना चाहिए, अब इसको लिखने के लिए शैली समझिए कि क्या शैली इस्तेमाल करनी है, क्या जॉनर प्रयोग करना है, ताकि हमारा कैनवास इतना व्यवस्थित हो, इतना प्रतिष्ठित हो कि परीक्षक हमारी ओर खींचा चला है। देखिए, एग्जामिनर को अगर आपने शुरुआती 3-4 पंक्तियां पढ़ने पर मजबूर कर लिया तो आप ये जान के चलिए कि निश्चित रूप से आप परीक्षक को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और बहुत बढ़िया उत्तर लेखन करके आएंगे। यानी जीवन निष्प्रयोज्य नहीं होना चाहिए, इसका अभिप्राय है कि मनुष्य का जीवन केवल खाने पीने और स्वार्थ सिद्धि और व्यक्तिगत सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का कोई उच्च और सार्थक उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए ताकि समाज, राष्ट्र और मानवता के कल्याण के लिए वो कार्य कर सके। लेखक के अनुसार अगर देखें तो मनुष्य को असहायों और निर्बलों का सहारा बन करके लोकहित और परोपकार के कार्यों में योगदान देना चाहिए। ऐसा जीवन ही वास्तव में सार्थक और सफल माना जाता है। सत्कर्मों के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाता है और मृत्यु के बाद भी लोगों की स्मृतियों में जीवित रह जाता है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं, अंत में ऐसी पंक्ति अब लिखिएगा कि निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जीवन निष्प्रयोज्य नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य का जीवन किसी महान लक्ष्य के लिए, लोक सेवा के लिए, परोपकार के लिए और सत्कर्म के लिए समर्पित है, न कि जीवन में बंद कमरे में जलते हुए दीपक के समान स्वार्थी हो जाना है। ऐसा आप लिख करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जीवन की यही वास्तविक सार्थकता है कि हम परोपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए और लोकहित और समाज के कल्याण के लिए और उसकी भावना से हम ओतप्रोत होकर के आगे बढ़ें, इसलिए जीवन निष्प्रयोज्य नहीं होना चाहिए। क्या ये बात आपको लिखने में कोई बहुत कठिनाई महसूस हो रही है? कारण केवल इतना है कि इसके पहले आपने कभी उत्तर लेखन का प्रयास नहीं किया। अचानक से जीआईसी और एलटी ग्रेड ने मुख्य परीक्षा जैसी व्यवस्था लॉन्च कर दी और आपको दिक्कत होने लग गई। लेकिन ये मान के चलिए कि आने वाले समय में ज़्यादातर परीक्षाएं मुख्य परीक्षा की ओर और प्रश्न पत्रों में जीएस को बहुत विशेष महत्व दिया जाने लग गया है। यानी कि अब शिक्षक भी प्रतिभावान होने के साथ साथ केवल अपने विषय तक ही सीमित न रह करके अन्य विषयों के बारे में भी ठीक ठाक जानकारी रखें। जैसे आप यूपी टीजीटी पीजीटी में देख रहे होंगे कि अब वहां पर भी जीएस को इंट्रोड्यूस किया गया है। आपका विषय कुछ भी हो, आपको 90-30 यानी 120 प्रश्न पूछा जा रहा है, 90 आपके सब्जेक्ट से, 30 आपके जीएस ओरिएंटेड चीजों से संबंधित प्रश्न पत्र बनेगा। तो अब इसकी तैयारी आपको उसी बिहाफ पर करनी पड़ेगी। अच्छा, आ जाइए, तो ये एक प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया, इसको भी आपने समझ लिया। अब तीसरा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए पहले तो आप एक लाइन समझिएगा कि जब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी हो तो जिन अंशों पर रेखा खींचा गया है, केवल उन्हीं की व्याख्या की जानी चाहिए। केवल उन्हीं अंशों की व्याख्या की जानी चाहिए। पहली चीज, केवल उन्हीं अंशों की व्याख्या की जानी चाहिए।
ये ना हो कि आप सभी अंशों की व्याख्या कर दें, ऐसा नहीं है। केवल और केवल जितने अंशों को रेखांकित किया गया है। इसके लिए फॉर्मेट क्या होगा, जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, प्रश्नोत्तर क्रमांक लिखा, जो भी प्रश्नोत्तर क्रमांक हो उसका क्रमांक लिखे, फिर यहाँ पर हमने उसका क ख ग अगर कुछ है तो वो लिखा, जैसे यहाँ पे ग था। फिर जैसे मान लीजिए इसको अगर हम व्याख्या करने चल रहे हैं तो कहाँ से हमारी व्याख्या शुरू होगी, हमारी देह से शुरू होगी और शक्ति है तक जाएगी। तो वही करना है, हमारी देह, ये फॉर्मेट है इसका, इसी फॉर्मेट पर आपको उत्तर लेखन करना है, शक्ति है। अब हमने ये किया, अब ससंदर्भ व्याख्या, ऐसे आपको हेडिंग डालना है, ससंदर्भ व्याख्या। अब आपको जो भी इसकी व्याख्या होगी, फॉर्मेट समझिएगा, जो भी इसकी व्याख्या होगी वो आपको व्याख्या करनी है। ना, जो भी इसकी व्याख्या होगी वो व्याख्या करनी है। फिर उसके बाद अंत में इस पूरे बात में जहां तक अंडरलाइन की गई थी, अगर इससे संबंधित कोई स्टेटमेंट किसी लेखक का आपको बढ़िया याद आता है तो वो चीज अगर यहां पर आप लिख देंगे तो आपकी लेखनी में 4 चांद लग जाता है। अगर लिख दें, अगर मान लीजिए इस कंटेंट से संबंधित गांधी जी का कोई वाक्य आपको दिखाई पड़ रहा है, कोई बात याद आ रही है, अंबेडकर जी की कोई बात याद आ रही है, नेहरू जी की कोई बात याद आ रही है, इतिहास में कोई महान बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कोई विशेष कविता है जो किसी महान लेखक के द्वारा रची गई है, या आप स्वयं स्वरचित कोई काव्य लिख करके इसी भाव और इसी अर्थ में, बस ध्यान ये देना है कि उसके भाव जो आप लिख रहे हैं, उसके भाव, उसका अर्थ और उसका संदर्भ इससे भिन्न ना हो, यह इससे मैच करता हुआ है तो आप उसको लिख सकते हैं। वह इसी भाव, इसी अर्थ और इसी संदर्भ में और इसी मंतव्य को पूरा कर रहा है तो वह स्वरचित भी है, तो बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है आपकी लेखनी में। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई कठिन शब्द आया हुआ है यहाँ पे, तो आप शब्दार्थ की एक हेडिंग डालिए, यहाँ पर 2-3 शब्द के आप अर्थबोध करा दीजिए कि हाँ भाई 2-3 कठिन शब्द थे तो हमने उसका अर्थ भी कर दिया। अब यहाँ पर आप जैसा चाहेंगे एग्जामिनर आपको वैसा अंक निकाल करके दे देगा, ये मान के चलिए। यानी जो रेखांकित अंश की व्याख्या करने वाला खंड है उसका उत्तर लेखन का जो फॉर्मेट है वो यही फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसी फॉर्मेट में लगातार यूपीपीसीएस कॉपियां चेक करता आया है, इसी फॉर्मेट में यूपीपीसीएस में भी हाईएस्ट नंबर मिलते हैं, इसी फॉर्मेट में आरओ में भी हाईएस्ट नंबर मिलते हैं, इसी फॉर्मेट में बीईओ में भी मिलते हैं, और वही लोग, वही गुरुजन होंगे जो आपके जीआईसी में भी आपकी कॉपियां चेक करेंगे और उसी स्तर के, उसी प्रकार के फॉर्मेशन को वो अच्छा मानेंगे। अब मान लीजिए इस रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो हमने जो आपको फॉर्मेट बताया, ये वाला फॉर्मेट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नोट्स बनाते चलिए। हमारी जितनी भी वीडियो आपकी मिल रही है इसके नोट जरूर बनाइएगा, इसको हल्के में कतई ना लीजिएगा, है ना। ये ना समझिएगा कि बस ऐसे ही एक वीडियो हम देख रहे हैं, इसको कॉपी कलम लेके बैठिएगा, तभी हमारी वीडियो का आप सही लाभ ले पाएंगे, वास्तविक लाभ ले पाएंगे। अब आइए, अब आपने पहले इसको एक बार, जब आप व्याख्या करने चल रहे हैं तो एक बार दोबारा देखिए कि हमारी देह एक मसाल की तरह है जिसकी रोशनी दूसरे से न केवल प्रभावित होते हैं बल्कि प्रेरित भी होते हैं, और मसाल में वो ताकत होती है जो कि दूसरों में उत्साह भर के अन्य मसालों को आमंत्रित कर देती है और अन्याय और उत्पीड़न रूपी अंधकार में विरोध का, आजादी का और नए परिवर्तन का प्रकाश फैलाती है। आइए इसकी व्याख्या देखिए जरा कैसी होनी चाहिए। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित पंक्तियों में लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है या उपरोक्त या उपर्युक्त कथन में, उपर्युक्त रेखांकित अंश में लेखक का यह मंतव्य है, यह धारणा है कि जब मनुष्य अपने जीवन और कार्यों को केवल निजी स्वार्थ तक सीमित रखता है तो उसका प्रभाव बहुत सीमित हो जाता है। सीमित ही तो हो जाता है क्योंकि बंद कमरे में जलती हुई एक दीपक के समान हो जाता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन उस दीपक के समान रहता है जो केवल अपने घर को ही प्रकाशित कर सकता है क्योंकि वह स्वार्थी जीवन है। और फिर हमने पैराग्राफ चेंज किया, इसके ठीक विपरीत जब मनुष्य लोकहित के कार्यों में संलग्न होता है तो उसकी देह और कर्म एक मसाल के समान बन जाती है। मसाल की रोशनी केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहती बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है और उनमें उत्साह भरती है। यही प्रेरणा अन्य लोगों को भी अन्याय, उत्पीड़न और अंधकार के विरुद्ध खड़ा करने का साहस देती है। अतः लेखक का आशय यह है कि लोक कल्याण से जुड़ा जीवन समाज में आजादी, विरोध और नए परिवर्तन का प्रकाश फैलाती है और समाज को जागृत करने की शक्ति देती है। अब देखिए आपने किस तरह से व्याख्या किया, और आगे बढ़ाइए। रेखांकित पंक्तियों में लेखक व्यक्ति के जीवन उद्देश्य और उससे सामाजिक दायित्व का गंभीर विवेचना करती है।
गंभीर विवेचन करती है। लेखक के अनुसार यह है कि यदि मनुष्य के कार्य केवल संकीर्ण स्वार्थ और निजी सुख और आत्मकेंद्रित लाभ तक सीमित होंगे तो उनका जीवन उस दीपक के समान हो जाता है जो हमने ये दूसरा प्रयास किया है। मतलब एक तो तरीका ये है, ध्यान से सुनिए, एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से व्याख्या कर दीजिए। अगर आप इसी को और अच्छे से व्याख्यांकित करना चाहते हैं तो ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप इसमें शब्दों के थोड़ा सा उलटफेर के साथ इस तरह से भी कर सकते हैं। ये मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि एक तरीका तो वो था, एक तरीका और है। आप उसकी व्याख्या ऐसे भी कर सकते हैं कि रेखांकित पंक्तियों में लेखक ने जीवन उद्देश्य और उसके सामाजिक दायित्व पर गंभीर विवेचना किया है। लेखक के अनुसार यदि मनुष्य के कार्य संकीर्ण स्वार्थ के लिए हो, निजी सुख के लिए हो, आत्मकेंद्रित लाभ के लिए हो तो जीवन उस दीपक के समान होता है जो घर के भीतर ही जलते हैं, लेकिन जिनका प्रकाश केवल उन्हीं तक सीमित रहता है और ऐसे जीवन का प्रभाव समाज पर बहुत नगण्य पड़ता है। क्या पड़ता है? नगण्य पड़ता है। इसके ठीक विपरीत जब व्यक्ति लोकहित के कार्यों में संलग्न होता है तो उसकी देह क्या करती है? एक कर्म और मसाल के रूप को धारण कर लेती है। मसाल का प्रकाश केवल देखने भर के लिए नहीं होता है बल्कि वह दूसरों को मार्ग दिखाता है, उन्हें प्रेरित करता है और संघर्ष के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यही प्रेरणा समाज में व्याप्त जो अन्याय है, शोषण है, उत्पीड़न रूपी अंधकार है, उसके विरुद्ध प्रतिरोध की चेतना जगाती है। लेखक ये प्रतिपादित भी करता है कि लोक कल्याण से प्रेरित जीवन समाज में स्वतंत्रता, परिवर्तन और नव चेतना का संचार करती है। इस प्रकार व्यक्ति का जो जीवन है वो केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं रह जाता बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनती है। अगर आप इस तरीके से खुद आप विचार करिए ना, एक बार आप हमने जो क्वेश्चन दिखाया है उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद एक बार अपना लिखिए, अपने मन से लिखिए, हमारा वाला पढ़ लीजिए, फिर अपने मन से लिखिए। देखिए शुरुआती चरणों में, शुरुआती एक हफ्ते तक आप नकल करके लिखने का प्रयास करिए, फिर धीरे धीरे आपके मन में एक चित्र अंकित हो जाएगा कि हमको इस सवाल का उत्तर लिखना कैसे होता है, क्या सही फॉर्मेशन है, लिखने के लिए क्या शब्दावली प्रयोग की जाती है। तो धीरे धीरे अभ्यास करके आप इसको भी पार पा सकते हैं। केवल आप ही के लिए कठिन नहीं है, परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 100 बच्चे में से 99 बच्चे के लिए काम कठिन है, हल्का नहीं है। बात समझ रहे नहीं? आपके लिए नया है, सबके लिए नया है। तो आप केवल अपने ऊपर इसको न लाद लीजिए कि यार इतना अच्छा मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, क्या मेरा नहीं होगा? क्या बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। कमजोर से कमजोर महत और मजबूत से मजबूत बालक भी अगर अपने विषय में आप पहले से मजबूत थे इसीलिए आपने प्रेम्स निकाला, जीएस आप ठीक ठाक जानते थे, काम चलाऊ जानते थे इसीलिए आपने प्रेम्स निकाला। अब यहाँ पर आएंगे तो आप थोड़ा बहुत कलम चलाएंगे तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। भाई प्रयास करिए और विश्वास रखिए, बाकी हमारी सहायता आपको मिलती रहेगी। इस ना चीज को याद रखिएगा, ठीक है। प्रेप साथी पर बने रहिए, आपको सारी चीजें मैं बता करके दूंगा। देखिए ये तो मैंने आपको समझा दिया कि आप इस पूरे पेपर को सॉल्व कैसे करेंगे। अब मैंने इसके लिए क्या किया है, एक आपको ये भी बना करके दिया हुआ है कि आप कैसे तैयारी करें, तैयारी के लिए सही दिशा क्या होगी। तो आप कैसे तैयारी करें, तो एक चार्ट मैंने बनाया है। तैयारी के लिए आप पहले फाउंडेशन तैयार करिए। पर डे आपको 3 घंटे पढ़ने का मन बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको 1 घंटा प्रतिदिन व्याकरण पढ़ना है। जैसे आप पहले दिन क्या करिए, संधि निपटा लीजिए। तीसरे चौथ पहले दूसरे दिन आपने संधि किया, संधि के प्रश्न हल कर लिए कि सारे प्रश्न आपने सॉल्व कर लिए। चैप्टर वाइज सीरीज हम चलाए हुए हैं, चैप्टर वाइज सीरीज। या तो संधि का मैं क्या करूंगा कि प्रत्येक चैप्टर का क्या करूंगा कि जो बच्चे हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा बनेंगे उनको मैं क्वेश्चन भेज दिया करूंगा, वो लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसको मैं यूट्यूब पे सॉल्व करा दिया करूंगा। ठीक है, ऐसा कर लेंगे तो इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तीसरे चौथे दिन आप समास निपटा लीजिए, 5वें दिन आप उपसर्ग प्रत्यय निपटा लीजिए, 6वें दिन तत्सम तद्भव निपटा लीजिए, 7वें दिन पर्यायवाची, 8वें दिन विलोम, 9वें दिन वाक्यांश के लिए एक शब्द, 10वें दिन मुहावरे और लोकोक्तियां, 10वें 11वें दिन निपटा लीजिए, 12वें दिन आप वर्तनी देख लीजिए, 13वें दिन आप अशुद्धि शोधन कर लीजिए, वाक्य में जो गलतियां उसको ठीक कर लीजिए, 14वें दिन आप विराम चिन्ह पर काम करिए, 15वें दिन आप वाक्य रचना पे काम करिए, 16वें दिन आप शब्द रचना पर काम करिए, जो गलतियां उसको ठीक करिए, फिर क्रिया पर काम कर लीजिए, बोलियों पर काम कर लीजिए, 19वें दिन मिश्रित। और जब 20वां दिन हो तो यहाँ से केवल रिवीजन शुरू होगा, यानी 10 डेज आप केवल और केवल क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ये वीडियो आपके लिए तैयार करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ पर विचार करके बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच और बहुत पक्का ब्लूप्रिंट आपको देना चाह रहा था, जिससे कि ये बताया जा सके कि विद्यार्थी किस प्रकार से प्रयास करें तो इस पूरे के पूरी लड़ाई से बहुत अच्छे योद्धा बन के निकल जाएंगे। 1 घंटा रोज व्याकरण देना है, जिसमें रोज आपको ये काम करने हैं। 2 घंटा आपके पास बच गया है। अब इसमें क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। साथ में अब क्या करिए, अब जैसे संक्षेपण और शीर्षक अगर अच्छा लिखना चाहते हैं तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा साहब, आपको रोज समाचार पत्र पढ़ने पड़ेंगे, लेख पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसी से आप निबंध भी अच्छा लिख पाएंगे। क्योंकि निबंध में भी पार पाना कोई आसान काम बहुत है नहीं। 500 शब्द रोज पढ़िए, 150 शब्द रोज लिखने का प्रयास करिए, उसको खुद शीर्षक दीजिए, अपने आप ही शीर्षक दीजिए कि इसके लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता था।
तब आप 20 दिनों में संक्षेपण में बहुत मजबूत हो पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मेरे ये वीडियो जाके देख लीजिएगा। आप देखिए निबंध आपको रोज लिखना है, तो रोज एक विषय को पढ़िए, पहले सामग्री बनाइए, फिर आप उसकी आउटलाइन दीजिए, फिर आप उसका इंट्रोडक्शन तैयार कीजिए, फिर आप कंक्लूजन दीजिए, तब जाकर के तीसरे दिन आप पूरा निबंध बढ़िया से लिख करके कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। अगले 20 दिन तक आपको क्या करना है, केवल आंसर राइटिंग करना है। पर डे 20 व्याकरण के क्वेश्चन, एक संक्षेपण का क्वेश्चन, एक अपठित गद्यांश और एक निबंध। ये काम आपको रोज 3 से 5 घंटे, 3 साढ़े 3 घंटा बैठ करके आपको रोज ये करना है। इतना करेंगे तब इससे पार पा पाएंगे। अब सब्जेक्ट पर आते हैं, जो आपका बेसिक सब्जेक्ट है, 3 घंटे से 5 घंटा इसको देना है। भाई इस समय आपको करना ही क्या है, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई इस समय करिए, क्योंकि यही मुख्य परीक्षा है जहां से अब आपको फाइनल सिलेक्शन लेकर के निकलना है। और अगर आप इतना नहीं कर पाएंगे तो करेंगे क्या इस समय, ये बताइए। आपको अंतिम 10 दिन तक क्या करना है, तो केवल रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, केवल टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। देखिए कैसे आगे बढ़िए। निबंध लिखने के लिए क्या सही अप्रोच होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, मैंने बताया है। निबंध का फॉर्मेट क्या होता है, किसी निबंध को जब आप लिखने के पहले उसकी भूमिका लिखिए, फिर आप उसकी वर्तमान स्थिति तय करिए, फिर उसमें जो समस्याएं हैं उसको लिखने का प्रयास करिए, उस समस्या के पीछे के कारणों पर प्रकाश डालिए, फिर उसके कारणों के बाद उसको सही करने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, कोई सरकारी नियमावली के अंतर्गत अथवा सरकार का कोई प्रयास है तो उसको देखने का प्रयास करिए। जो भी समाधान उसमें पेश किए जा सकते हैं उन समाधानों को ले आइए, फिर अंत में आप निष्कर्ष और कुछ उद्धरण देते हुए आप उसको भविष्यगामी बनाते हुए निबंध को समाप्त करिए। ये मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि निबंध का कैनवास कैसा हो सकता है। कुछ मैं 2-3 निबंधों पर यूट्यूब पर क्लास भी ले लूंगा। आप निबंध सर्च करेंगे ना, विवेक पांडे सर निबंध, तो हमारे कई सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर मैं यहाँ पर तो कराऊंगा ही कराऊंगा। किन किन विषयों पर काम कर सकते हैं, संभावित कौन कौन से सब्जेक्ट है, टॉपिक है। देखिए आपको कुल 6 टॉपिक पे काम करना है, ठीक है। इन्हीं 6 टॉपिक पर आरओ से भी प्रश्न पूछते हैं, बीओ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और यूपी पीसीएस से भी। आपको ये जो 50 नंबर का निबंध है इसके अंतर्गत केवल एक ही खंड करना है और आपको 6 टॉपिक दिए गए हैं पूरे। आप इन 6 में से कोई 2 टॉपिक बढ़िया से तैयार कर लीजिए, बस कोई 2 टॉपिक बढ़िया से तैयार कर लीजिए पकड़ करके, जिस पर आपकी पकड़ पहले से मजबूत हो। मैं आपको बता दूं, पहला साहित्य और संस्कृति का टॉपिक है, दूसरा राष्ट्रीय विकास की योजनाएं हैं, तीसरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक घटनाक्रम है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी या विज्ञान और पर्यावरण संबंधित, डिजास्टर से संबंधित और कृषि से और उद्योग से संबंधित। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं तो आप कृषि, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित और जो है साहित्य से संबंधित, है ना, मैं आपको कुछ गेस भी कर दूंगा कि ये टॉपिक आप तैयार करके जाइए और जितना मैं गेस करूंगा उसी के आसपास का पूरा मामला चलता रहेगा। परेशान होने की जरूरत आपको विशेष नहीं पड़ेगी, आप यहां से बहुत बढ़िया कर ले जाएंगे, परेशान मत होइए। निबंध में आप हमारा सहारा लेंगे बहुत अच्छा करके आएंगे, एकदम बेफिक्र रहिएगा। आप हमारी निबंध की बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब पर पढ़ी हैं, जाकर देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। अब देखिए साहित्य और संस्कृति क्या तैयार कर लें सर, तो ये वाला टॉपिक आप पकड़ लीजिए और डिजास्टर पकड़ लीजिए और साहित्य पकड़ लीजिए। देखिए ये मेरे कहने से ही ये 3 पे मत जाइए, हो सकता है किसी बच्चे का साइंस और टेक्नोलॉजी पे बहुत पकड़ अच्छी है, उससे वो रिलेट करता है, तो ऐसा ही विषय पकड़िए। सर इसको पढ़ा कहाँ से जाए, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा जो निबंध की होती है 150 नंबर की, वहां पर जाइए, उसके पुराने 5 साल के प्रश्न पत्र लगाइए, यही आपका पीवाईक्यू है। आप पूछ रहे हैं ना पीवाईक्यू कहाँ मिलेगा, तो यही आपका पीवाईक्यू है। साथ में आरओ का पीवाईक्यू लगाइए, आरओ का जो निबंध का प्रश्न पत्र है वो लगाइए, है ना, यहां से आपको पीवाईक्यू मिलेगा। बीईओ का पेपर उठा करके लगाइए, यहां से आपको पीवाईक्यू मिलेगा। और इन्हीं टॉपिक से वहां पर भी सवाल पूछे जाते हैं। वहां 3 खंड होते हैं, सेक्शन ए में 3 टॉपिक, सेक्शन बी में 3 टॉपिक, सेक्शन सी में 3 टॉपिक, यानी 9 टॉपिक्स में से 3 टॉपिक्स पर पेपर सॉल्व करना होता है। आपको 6 टॉपिक में केवल 1 निबंध लिखना है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। स्टेप मार्किंग करके 40 अंक अधिकतम यहाँ पर लाए जा सकते हैं। अगर बहुत 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 अच्छा निबंध लिखा जाए तो 40, और अगर खराब लिखा जाएगा तो 20 नंबर, 18 नंबर, 16 नंबर, 15 नंबर ऐसे मिलेगा। तो इससे कुछ होगा नहीं, आप बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप दिखाई पड़ता है। अगर आप निबंध को छोड़ करके जाने की विचार अपने मन में ला रहे होंगे कि मैं केवल अपने विषय के दम पे सब कुछ जीत लूंगा, तो ये संभव नहीं है, ये गलत स्ट्रेटजी है, इसको ध्यान में रखिएगा और ऐसी गलती मत करिएगा। अब देखिए निबंध को लेकर के, चूंकि अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है,
तो अलग से बात करनी पड़ेगी, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ इन टॉपिक्स पर आप काम करना शुरू करिए, जिससे जैसे सामाजिक समस्याओं में आप क्या ले सकते हैं, एक सामाजिक विषय 2024 में या 2023 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, महानगरों में वृद्धों की समस्या, महानगरों में वृद्धों की समस्या, इस टॉपिक पर प्रश्न पूछा गया था। महानगरों में वृद्धों की समस्या, ये टॉपिक पर मैं बहुत जल्दी आपको निबंध करवाऊंगा। सामाजिक समस्या पर यही सेम टॉपिक यूपी पीसीएस में पूछा गया था, इस पर मैं काम कराऊंगा। नशा मुक्ति पर सवाल पूछा गया था, इस पर मैं काम कराऊंगा। साइबर सिक्योरिटी पर सवाल पूछा गया था, सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा चुका है, बेरोजगारी पर पूछा जा सका है ना, जनसंख्या विस्फोट पर पूछा जा चुका है, और लैंगिक समानता डिस्क्रिमिनेशन पर सवाल पूछा गया था। ठीक है, राष्ट्रीय विकास के लिए जैसे 2047 का भारत कैसा होगा, महिला सशक्तिकरण पर सवाल पूछा गया था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, सवाल आया था कि महिला और पुरुष के समान सरोकारों के बिना विकास संकटग्रस्त है। ये टॉपिक था एग्जैक्टली जो एग्जाम में आया था। इसी टॉपिक को पकड़ करके काम करिएगा। मैं कम से कम 10 निबंध आपके एग्जाम के पहले पहले यूट्यूब पर करा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 9451178276। इस पर कॉल मत करिएगा, क्योंकि मैं दिन भर क्लास में रहता हूं, तो कॉल तो नहीं पिक कर पाऊंगा आपका। हाँ, लेकिन आप व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप में आपको अपना नाम लिखना है, केवल सीरियस कैंडिडेट ही जुड़ेंगे। फालतू का भसड़ मत मचाइएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत सीरियस कैंडिडेट की हमको जरूरत है। हम 50 से 60 लोगों से ऊपर की बैच में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल करूंगा। तो मेरे पास ना कोई टीम है ना कुछ है, मैं अकेले ही सब कुछ करूंगा। और मैं एक शिक्षक हूं, तो मैं शिक्षक की भांति ही कार्य करना चाहता हूं। मैं बाजार और बाजारीकरण पर बहुत मेरा विश्वास है नहीं। तो केवल टॉप 50 कैंडिडेट जो होंगे उन्हीं का हम एक पेड ग्रुप बनाने जा रहे हैं। और ये बहुत महंगा नहीं होगा, बहुत सस्ता ही होगा, जिस पर आप आराम से काम कर सकेंगे। ठीक है, तो आप इत्मीनान से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इससे आपको लाभ भी मिलेगा। और GIC पेपर 1 ऐसे लिख करके भेज दीजिएगा। और जिन बच्चों का टॉपिक हिंदी है, हिंदी विषय है, उनके लिए TGT PGT के लिए, मैं TGT और PGT के लिए हम अलग से क्लासेस शुरू करेंगे यूट्यूब पर। फिर बाद में आप लोग जुड़िएगा, कमेंट किए रहिएगा, है ना। और ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। देखिए, इस तरह के कुछ विज्ञान से संबंधित किन किन टॉपिक्स को तैयार किया जा सकता है, कृषि से संबंधित कौन कौन से टॉपिक देखे जा सकते हैं, उद्योग से संबंधित कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक आपदा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब रिसर्च करके मैंने आपके लिए गेस कर दिया है कि निबंध में इन टॉपिक्स पर जरा ध्यान दीजिए। क्या पढ़ना चाहिए सर, दैनिक सोर्स क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं अच्छा निबंध लिखने के लिए। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आप पढ़िए। राष्ट्रीय संस्करण बाजार में नहीं आता, केवल दिल्ली में उपलब्ध है, लखनऊ में उपलब्ध है। आपके घर पे जो आता है वो राष्ट्रीय संस्करण नहीं है, वह जो संस्करण है वह लोकल एरिया का संस्करण है। लेकिन जो लोकल एरिया में भी प्राप्त होता है उसका पृष्ठ संख्या 8 आप देखिए, यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है वो देख लिया करिए। और उसमें जो 8 नंबर जो समसामयिक पृष्ठ होता है, जिसमें लेख और अन्य चीजें छपती हैं, वो आप उठा करके पढ़ा करिए। सेम ही होता है दोनों, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। हाँ, द हिंदू आप एक बार देख सकते हैं, अगर थोड़ा इंग्लिश के बच्चे हो तो द हिंदू को एक बार प्रेफर करिएगा। ठीक है, और PIB नोट्स आप देख सकते हैं। PIB के जो प्रमुख बिंदु हैं इसको आप लोग देख सकते हैं। योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन का सहारा लीजिए। ये जो पत्रिका होती है, ये अपने आप में इसकी भाषा काफ़ी आंसर राइटिंग के फॉर्मेशंस की होती है, तो इसका आप मदद ले सकते हैं। जितने भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसके संदर्भ में आपकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि देखिए निबंध क्या है। निबंध में आपकी सार्थकता तभी है जब आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ों को साक्ष्य बनाते हुए, आप उसको तर्क के साथ सिद्ध करते हुए अपने कैनवास को कसते चले जाते हैं, तो वही एक अच्छा निबंध माना जाता है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई तो निबंध में हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए, बट हाँ, जितनी चीज़ें मैं आपको बता पाया हूँ, जैसे साहित्य में जो इसके पहले सवाल पूछे गए हैं, जो राष्ट्रीय विकास योजनाओं में सवाल पूछे गए हैं, जो 26-27 के लिए गेस मैंने किया है कि क्या क्या पूछ सकता है, जैसे भारतीय संस्कृति और वैश्विक नेतृत्व, तो एक अच्छा टॉपिक है। नई शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा, हिंदी भाषा का वैश्विक स्वरूप क्या है, डिजिटल युग में भारतीय संस्कृति कैसे काम कर रही है, और संस्कृति और राष्ट्रीय एकता, ये कुछ गेस टॉपिक्स हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। इसको आप लोग देखिएगा। और ये देखिए आपको जुड़ना कहाँ पर है, अंत में मैं ये बता दूं कैसे आपको जुड़ना है। तो देखिए, ये पूरा का पूरा PDF जो मैंने आपको बताया है, इसका पूरा PDF कहाँ पर प्राप्त होगा, ये टेलीग्राम है हमारा। इसको आप QR को स्कैन कर लीजिए। ये पूरा का पूरा पेज जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको स्कैन करिए।
किसी दूसरे फ़ोन में इसको भेज दीजिए और वहाँ से स्कैन करेंगे तो जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे हमारा ग्रुप ओपन हो जाएगा। एकदम नया ग्रुप बनाए हैं, अभी इसमें 2-3 बच्चे ही जुड़े हुए होंगे, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। केवल जीआईसी के बच्चों को हम इसमें जोड़ रहे हैं, तो इसी में आप ज्वाइन कर लीजिए। सारा कंटेंट हम यहीं भेजते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ये viveksir.official के नाम से इस QR को स्कैन करिएगा। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे। तो ये रहा, और मैंने नंबर आपको बता ही दिया है कि ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है 94 51 17 82 76। इस नंबर पर अपना नाम और जीआईसी पेपर 1 के लिए आप लिख करके भेज दीजिएगा। कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, आपको वहीं पर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।